In this lecture, we will discuss quantitative aspects of electrolysis. That is Faraday's law of electrolysis. There are two laws of Faraday. Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. Very important for competition point of view. So we will discuss one by one. First, we will discuss Faraday's first law of electrolysis. What is the Faraday's first law of electrolysis? अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा कि अब एक कंटेनर है, उसके अंदर एक एनोड और एक कैथोड रखा हुआ है, हम करंट दे रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हम करंट उसको सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज जैसे मान लो ये सेल है ऐसे, तो यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ अमाउंट यहाँ डिपॉजिट हो रही है, कुछ अमाउंट यहाँ से लिबरेट हो रही है ऐसे। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। अब ये जो क्वांटिटेटिव का मतलब है, अब ये फैराडे जो है ये एक्सप्लेन करेगा कि हम कितना करंट दें, कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, रिलेशन इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे फर्स्ट लॉ है फैराडेज का, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो मास यहाँ पे डिपॉजिटेड होता है कैथोड पे, जहाँ एनोड से लिबरेट होके जा रहा है, ओके, on any electrode is directly proportional to quantity of charge passed. जितना हम यहाँ से चार्ज दे रहे हैं, जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसमें से पास हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मास। जैसे W है ना, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W की क्या है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है। Q हमारा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो W जो है, अगर हम इसको लिखें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये किसकी इक्वल हो जाता है I इंटू टी, मीन्स कितने एम्पियर करंट कितने सेकंड के लिए पास हुआ। I जो है दैट इज एम्पियर करंट है ये, और टाइम जो है हमेशा T जो है वो हमेशा किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो करंट आई क्या है, करंट कितना करंट पास हो रहा है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। टाइम है, टी है टाइम, तो आई इंटू टी बन जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना एम्पियर करंट कितने सेकंड के लिए पास हुआ, वो बन जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा पास करेंगे, ठीक है, जैसे 2 एम्पियर करंट है 10 सेकंड के लिए पास किया, दूसरे केस में 2 एम्पियर करंट 60 सेकंड के लिए पास किया, टाइम बढ़ गया तो फिर भी अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में से आई बढ़ेगा या टी बढ़े तो क्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो अमाउंट डिपॉजिटेड एट कैथोड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो तब इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक उसने कांस्टेंट ले लिया, दैट इज Z। Z is known as electrochemical equivalence, is known as electrochemical equivalence। तो Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट भी बोल देते हैं, चलो आप इक्वलेंट लिख लो, ठीक है। तो Z क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि करंट जो है 1 एम्पियर है, टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, तो आपका Q भी 1 कूलम हो गया। तो Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, दैट बिकम इक्वल टू 1 कूलम। तो अब जो W है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो W किसके इक्वल हो जाता है, Z। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, the amount of substance deposited, the electrochemical equivalent become equal to W. W is amount of substance deposited when 1 ampere current is passed through the solution for 1 second. जब हम यहाँ से 1 एम्पियर करंट इस सोल्यूशन में से 1 सेकंड के लिए पास करें, तब कितनी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होती है, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो 1 कूलम और 1 एम्पियर पर सेकेंड एक ही बात है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जो है वो
डिफाइन कर सकते हैं इसी से। हमने ए आई को 1 ले लिया और टी को 1 ले लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है टेकन, एक और रिलेशन ड्राइव करेंगे यहाँ इक्विवेलेंट बेस के मास के बीच में। तो कंसीडर अ रिएक्शन M positive aqueous takes an electron to form M solid, ठीक है। तो ये इक्वेशन ले ली हमने। अब इस इक्वेशन में M कोई भी मेटल है, तो मेटल आयन है, उसने जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर बन गया ऐसे करके। तो अब क्या करेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, पहले लिखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम निकालना चाहते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 96500, जिसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। ओके, ये बोलते हैं 1 फैराडे। अब इसकी जो मोल डिपॉजिट होगी, इसको हम कैसे, जैसे n ये है 1 मोल, तो n का मतलब क्या हो गया, n इंटू 96500 कूलम। ओके, n 2 होगा तो 2 मोल, 3 होगा तो 3 मोल। अगर कॉपर है यहाँ पे, मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव, तो तब n क्या होगा 2, ऐसे। तो कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 का मतलब 2 इंटू 96500, तो सीधा हमने जनरल में लिख लिया n। अब ऑफ चार्ज, इतना चार्ज अगर दे रहे हैं, विल डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, जितना उस मेटल का एटॉमिक मास है, A ग्राम, इसको A ले लेते हैं, A ग्राम ऑफ एलिमेंट M। ओके, अगर हम 1 कूलम पास करें चार्ज, तो क्या बन गया ये A बाई N इंटू 96500 ग्राम। ओके, तो N क्या है उसका, तो ये एक फार्मूला। अब जो 1 कूलम चार्ज पास करते हैं, तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, Z। तो इसका मतलब है Z किसके इक्वल आ जाएगा, A अपॉन N इंटू 96500, 96500, ठीक है। और ये ग्राम में आ गया। तो अब किसी का भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना हो, Z की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कॉपर का ही है, कॉपर का एटॉमिक मास होगा 63.5, N की वैल्यू उसमें होगी 2, उसकी वैलेंसी 2 है, तो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, और उसमें N की वैल्यू होगी 3। जैसे मैं लिख रहा हूं कि अगर कॉपर का निकालना है, तो कॉपर के लिए ये इक्वेशन है, इसका मास है 63 और N कितना है 2। अगर एल्यूमिनियम निकालना है ऐसे करके, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मास है 27, यहाँ पे N कितना है आपका 3। तो ये जो है A अपॉन, A क्या एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी, A अपॉन N जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट मास की। अब देखो ध्यान से, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट मास। जैसे एल्यूमिनियम में देखो आप, A की वैल्यू है 27, N की वैल्यू 3, 27/3 9, तो 9 क्या है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास, तो इसीलिए हम इसको E लिखते हैं, E इज इक्विवेलेंट मास। तो एक और रिलेशन बन गया यहां से हमारे पास, वो क्या, Z इक्वल टू 9 अपॉन 96500 ग्राम। तो किसी का भी आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, उसको 96500 से डिवाइड करेंगे, तो वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ के चलेंगे।
प्रॉब्लम है आपकी यूजर कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड P1, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स required COULOMB coulombs required to deposit 40.5 gram of aluminium when the electrode reaction is आपको रिएक्शन दे दी, ओके। तो अब हम इसमें से कूलम निकालेंगे। तो हम सिंपली यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे इस इक्वेशन में देखें 3 मोल है, 3 मोल का मतलब क्या हो गया, इतने कूलम अगर हम पास करते हैं तो एल्यूमिनियम कितने ग्राम डिपॉजिट होता है, 27 ग्राम। अब इसको उल्टा भी लिखिए, सीधा यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए, है ना, कितना चार्ज चाहिए, 3 × 96500 कूलम। तो हमारे पास अगर 1 ग्राम हो तो कितना चाहिए, 3 × 96500 / 27। तो है कितना दिया उसने, 40.5 ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 40.5 से, तो आपका आंसर जो है वो सीधा आ जाएगा कितना, 4.342 10⁵ कूलम। ये था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हमें इसको ऐसे करके जो है कैलकुलेट कर दिया। अब 1 कूलम से कितना चार्ज डिपॉजिट होगा वो हम करके आए पीछे फार्मूले के अंदर, है ना। 1 कूलम से कितना चार्ज है जो वो डिपॉजिट होगा। तो 27 ग्राम है तो इतने कूलम चार्ज हमें चाहिए। इक्वेशन हमें बता रही है 3E का मतलब होता है 3 × 96500। 27 कहां से आया, वो इसका था एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऐसे करके हम सिंपली यूनिटरी मेथड से इसको जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, प्रॉब्लम 2। बहुत इजी है इसकी प्रॉब्लम्स, मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट से करोगे तो हो जाएगी। सभी यूनिटरी मेथड से करोगे, नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, है ना। आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड for the reduction of 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive कूलम चाहिए हमें, है ना। पहले रिएक्शन लिख लें, MnO4 negative change to Mn2 positive। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये रिएक्शन ऐसे बन गई, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लेने हैं, ओके। तो हमें कूलम ऑफ चार्ज चाहिए फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ। तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज आ रहा है, डायरेक्ट आप देख रहे हो 1 मोल, इसका 1 मोल ही तो है, तो कितना चार्ज आ रहा है, 5 × 96500 कूलम। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल का डायरेक्ट लिंक है,
तो रिडॉक्स भी इसमें यूज होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। इसकी कुछ प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। एक दो प्रॉब्लम्स और भी हैं, हम कर सकते हैं यहीं पे। चलो थर्ड कर लो एक और, P3 निकालना हमें क्या है, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे required for the reduction of इसका फर्स्ट पार्ट है 2.5 moles of Cr2O72 negative to Cr3 plus, और सेकेंड पार्ट है 10 moles of NO3 negative to N2। तो ये हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारा चैप्टर है जो वो यूज होगा। तो कैसे करेंगे, 2.5 moles ऑफ डाइक्रोमेट। अब देखो डाइक्रोमेट के अंदर इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O72 नेगेटिव गोइंग टू चेंज इनटू 3+। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +6, इसका है +3। तो अब आपके पास चेंज कितना आ गया, 2 का। अगर यहाँ 2 लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने लिखने पड़ेंगे आपको, 6। तो 1 मोल है, उसके लिए हमें कितने फैराडे चाहिए, 6 फैराडे। तो कितने मोल्स दिए हैं, 2.5 मोल्स। तो 2.5 मोल्स के लिए क्या हो गया, 6 फैराडे से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 15 फैराडे आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखेंगे NO3 नेगेटिव गोइंग टू चेंज टू N2, यहां भी 2 लग जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इसका है 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 10 है ना, 10 ऐड करने पड़ेंगे। तो अब 2 मोल्स हैं इसके, देखो तो कितने फैराडे चाहिए, 10 मोल्स के लिए कितने फैराडे चाहिए, 50। 10/2 × 10 है ना, 50 आ गया इसका। 50 फैराडे जो है इसके लिए वो चाहिए। तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो ये बताता है कि कितना हम चार्ज पास कर रहे हैं सोल्यूशन में से, कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रही है।